नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। तिहाड़ जेल भेजे गए हैं सीएम केजरीवाल। आबकारी घोटाले की बात हो रही है, देखिए। और शराब नीति घोटाले की बात हो रही है। एक शराब नीति आई थी ना दिल्ली में, और उसे वापस ले लिया गया था बाद में। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, यानी कि चीफ मिनिस्टर है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में यहाँ 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ज्ञानवापी तलगृह में पूजा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। और मस्जिद पक्ष ने पूजा की अनुमति के इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को दी थी चुनौती। शीर्ष कोर्ट ने पूजा में यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश, कहा नमाज भी जारी रहेगी। और आप लोगों को बता दूं कि ये यहाँ भी हिंदू मुस्लिमों का विवाद चल रहा है मंदिर मस्जिद का। और कहा जाता है कि यहाँ से भगवान के मंदिर को तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है। तो उसी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हम देखेंगे सर्वोच्च अदालत की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 में। और आप देखते हैं कि क्या देखते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और देखिए, इस तरह के जो भी मुद्दे हैं, विवादित मुद्दे हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग रखिए। और बस आप लोगों को और क्या करना है, बस आगे कुछ अपडेट हो रहा है सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से, तो उसे भी याद रख लिया करिएगा। सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसमें हम लोगों ने एक क्लास से कवर भी की हुई है। चाहे राम मंदिर का मामला हो, आगरा का मामला हो, मथुरा का मामला हो, या फिर आप देखते हैं कि बनारस का मामला हो। पहली बार भारत का रिकॉर्ड 21,000 करोड़ का रक्षा निर्यात रहा है। देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है खरीद रहे हैं। रूस, यूएई, सऊदी अरब, इजराइल, इटली समेत 84 देशों को बेचेगा उत्पाद। रक्षा उत्पादों के निर्यात में एक वित्त वर्ष में 32.5% का आया है उछाल। ALH हेलीकॉप्टर कोस्टल सर्विलांस सिस्टम का निर्यात भी किया गया है। भारत की रक्षा निर्यातक भौगोलिक रूप से विश्व में के कोने कोने तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। और इसके निर्यात आप देखते हैं कि निर्यात इटली, निर्यात के उत्पाद इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, यूएई, पोलैंड, फिलीपींस, सऊदी अरब, मिस्र, इजराइल, स्पेन, चिली समेत कई अन्य देशों तक पहुंचे हैं। भारतीय रक्षा उत्पादों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को वैश्विक स्वीकृति मिल चुकी है। और जिन भारतीय रक्षा उत्पादों का अत्यधिक निर्यात किया गया उनमें निजी सुरक्षा उपकरण, ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल, ALH हेलीकॉप्टर, SU एवियानिक्स, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम, लाइट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल पार्ट्स, कवच, MOD, अन्य कई रक्षा उपकरण शामिल हैं। और इन अत्यधिक उपकरणों को और तकनीकों के चलते अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की भारतीय उत्पाद में विशेष रुचि रही है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि हम लोग हथियार निर्यातक बन रहे हैं, उपकरण, इस तरह के रक्षा उपकरण बेच भी रहे हैं। और 2013-14 के मुकाबले रक्षा निर्यात में 31 गुना बढ़ोतरी हुई है, ये भी याद रखिएगा। और भारत ने पहली बार वित्त वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया है। चुनाव होने तक कांग्रेस से नहीं बस होगी कर वसूली, आयकर विभाग की ओर से SG तुषार मेहता ने दिया सुप्रीम में भरोसा। और कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा जितना वसूला गया है वह गलत है। देखिए, इस पर भी आरोप 17,000 कितना 1,700 करोड़ के भेजे गए डिमांड नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा कौन? आयकर विभाग। अप्रैल से जून तक देश में पड़ेगी भीषण गर्मी, मौसम विभाग कह रहा है। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला, 6 मारे गए। सीरिया की राजधानी है ना दमिश्क, तो उसी की जगह बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश की जगहों का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, भाई ये भारत कह रहा है।
अरुणाचल की 30 जगहों को चीन ने दिए नए नाम। जारी की चौथी सूची। पिछले महीने भी अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को भारत ने खारिज किया था। देखिए अरुणाचल प्रदेश है ना जो, इसे चाइना अपना हिस्सा बताता रहता है और यहाँ की जगहों के नाम बदलता रहता है, नाम रखता रहता है। तो नाम बदलने से इनका थोड़ी हो जाएगा, हमारा है तो हमारा है। देखिए आप लोग अगर अरुणाचल प्रदेश को देखें तो इसकी सीमा भूटान और चाइना और आप देखिए म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम, नागालैंड से लगती है। ईटानगर की राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको, किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। और 21 जनवरी 1972 में से राज्य बनाया गया था। 20 फरवरी 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और आप देखते हैं कि विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू, इनका नाम भी याद रखिएगा। बीजेपी की सत्ता है। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। अभी तो आप देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ही चर्चा में बने हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री हैं और याद रखिएगा पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। जंगल विकसित करने को जमीन का ब्यौरा दे डीडीए, एक कोर्ट का निर्देश है, दिल्ली हाई कोर्ट का। अब देखिए महासबर चल रहा है चुनाव का, लोकसभा के चुनाव है ना, और लोकसभा में 543 सीटें देखने को मिलेगी। और इनका चुनाव आप देखेंगे कि कब हुआ था इनका चुनाव, किसके द्वारा होता है? आप लोगों के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं आप लोग। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन थे ये आप लोगों को बताना है। 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार देश के सभी मतदान केंद्रों पर 10.75 लाख ईवीएम उपयोग किया गया था। तब से सभी आम चुनाव में ईवीएम से ही कराए जाते हैं चुनाव और ईवीएम पर सवाल भी उठते रहते हैं। कागजी मतपत्र की जगह ली ईवीएम ने जगह। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की धुरी होते हैं। चुनाव में धनबल और धोखाधड़ी का प्रभाव रोकने तथा चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए चुनाव आयोग ने पिछली सदी के अंतिम दशक के अंत में कागजी मतपत्र की जगह ईवीएम का प्रयोग किया। पहले आप देखते हैं कि बूथ कैप्चरिंग की समस्या होती थी। मतदान में वृद्धि भी हुई है आप देखेंगे, और अस्वीकृति की संख्या घटी भी है, ये भी आप देखेंगे। एक बात आपको मालूम है पहले क्या होता थी कि देखिए बूथ कैप्चरिंग कर लेना, जबरदस्ती वोट डलवाना, डरा धम कर वोट डलवाना, ऐसा होता था पहले। और जो राजनीति का अपराधीकरण आप लोगों ने सुना होगा, तो पहले आप लोगों ने पहले समय की मूवियां देखी, उसमें एक नेताजी होते थे और इस तरह के जो गुंडे माफिया होते थे ना, वो नेताजी के पीछे खड़े होकर नेताजी को चुनाव जितवाते थे। और इनका काम ही यही रहता था कि जबरदस्ती वोट डलवाना, बूथ कैप्चरिंग करना, लोगों को डराना धमकाना। बाद में इन लोगों के दिमाग में आया कि हम किसी को चुनाव जिता सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते हैं, तो ये राजनीति में भागीदारी करने लगे। तो इसी को राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं। अभी आप देखिए कि राजनीति की खबरें ही छप रही है, इसका आरोप उस पर, उसका आरोप इस पर, इसका गठबंधन उससे, उसका गठबंधन इससे। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। जब चुनाव हो और रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। विमान में बैठने की बात नहीं करना पड़ेगा, उड़ान का अधिक अधिक इंतजार। अब एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट का इस्तेमाल कर बाहर निकलने की मिली अनुमति। उड़ान में देरी की शिकायतों के मद्देनजर VCAS ने जारी किए दिशा निर्देश। इस तरह होगी यात्रियों को सहूलियत। अधिक देरी होने पर यात्रियों को बोर्डिंग एरिया में वापस लाया जाएगा।
एक कच्चा तीबू के मुद्दे पर दिनों बेनकाब, मोदी साहब कह रहे हैं। एक कच्चा तीबू द्वीप का मामला काफी चर्चा में बना हुआ है। ये आप लोगों को बता दूं कि भारत का हुआ करता था, लेकिन 1974 में एक समझौता हुआ था, दोस्ताना समझौता। इसके तहत इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को दे दिया था। समझ रहे हैं आप लोग? अब श्रीलंका का इस पर कब्जा है। हम लोग भारत के मछुआरे वहां जा सकते हैं, कोई परमिट नहीं लेना पड़ेगा, हमें वीजा नहीं लेना पड़ेगा, और वहां रुक सकते हैं, वहां आराम कर सकते हैं, वहां अपने जाल सुखा सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वहां मछली नहीं पकड़ सकते हैं। और आप सोचिए, आजकल इस तरह के जो द्वीप है, इस सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। उस समय भले ही आप देखते हैं कि शायद हमारे काम का ना रहा होगा और इंदिरा गांधी ने सोचा होगा चलिए दोस्ती बनी रहे, खत्म। लेकिन आज आप देखिए चाइना जिस तरह से श्रीलंका में हस्तक्षेप कर रहा है, तो वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो अगर आप लोग देखें तो देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, और ये आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच आप लोगों को देखने को मिलती है। ये भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कहीं। रामेश्वरम आप लोगों को देखने को मिलेगा। यही आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ये है देखिए कच्चा थीबू द्वीप, इसी की बात हो रही है। ये है कैथोलिक चर्च, आप लोगों को यहीं देखने को मिल जाएगा। तो उसी को लेकर आप देखिए बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाए रही ना। और उस समय तत्कालीन तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, देखिए त्रिमुख सरकार के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने को 1974 में श्रीलंका के साथ समझौते के एक साल पहले से इसकी जानकारी थी। और कहते हैं तमिलनाडु की सरकार ने विरोध भी किया था इसके दस्तावेजों के सबूत मौजूद हैं। जयशंकर के अनुसार 1974 के समझौते में कच्चा तीबू श्रीलंका को दिए जाने के बाद जो वही भारतीय मछुआरों को मछली मारने का हक दिया गया था, लेकिन 2 साल बाद 1976 में हुए समझौते में इसे खत्म कर दिया गया था। और आप देखते हैं कि यहाँ 5 दशक पुराने मामले को नए सिरे से उठाने की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि तमिलनाडु में अभी तक यही मुद्दा बना हुआ है। तो उसी को अब देखिए, राजनीति चुनाव है तो चलेगी राजनीति। अब बीजेपी की तो कांग्रेस इन पर आरोप लगा रही कि तुमने श्रीलंका से समझौता किया, उससे बांग्लादेश से, तो आपने उसे भी तो जमीन दी हुई है। तो ये सब चल रहा है। राजमार्गों पर नई टोल दरें लोकसभा चुनाव के बाद होंगी प्रभावी। केरल की उधार सीमा से जुड़ा केस 5 जजों वाली संविधान पीठ को भेजा गया। केरल सरकार की उधारी की सीमा से जुड़े मुकदमे को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा। मुकदमा में आप देखिए राज्य ने आरोप लगाया कि केंद्र उधार लेने पर सीमा लगाकर आप देखते हैं कि राज्य के वित्त को विनियमित करने के लिए उनके विशेष स्वायत्त अधिकार में हस्तक्षेप कर रहा है। और देखिए केरल की बात करें तो हमारा राज्य है ना, तो उसी की बात कर रहा हूं। केरला आप लोग देखिए, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कि आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में आप देखेंगे कि 20 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और आप देखेंगे कि 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल। मध्य प्रदेश की भोजताला में एएसआई सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। और ये आप लोगों को बता दें, देखिए हालांकि कोर्ट ने कहा कि उसकी इजाजत के बगैर सर्वे के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। परिसर में तलघर और सीढ़ियां मिली हुई है। और देखिए यहाँ सरस्वती मंदिर को तोड़कर कहते हैं कि ये मस्जिद बनाई गई थी, तो उसी को लेकर विवाद यहाँ भी चल रहा है। अनंतनाग में हाईवे पर वायुसेना उतारेगी अपने लड़ाकू विमान, और सुखोई मिराज व तेजस जैसे विमान उतरेंगे और उड़ान भरेंगे। 3.5 किलोमीटर लंबी पट्टी तैयार है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर होगा ट्रायल रन, और इस दौरान वाहनों के लिए बंद रहेगा ये हाईवे। सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में पड़ोस से जुड़ी हुई सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। अब देखिए पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी हो, चाइना जैसे, तो हमें रक्षा क्षेत्र पर अपना ध्यान देना ही होगा।
नेताजी की मौत पर जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसमें उन नेताओं के खिलाफ लापरवाही पूर्ण और गैर जिम्मेदार आरोप शामिल है जो अब जीवित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका में महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ा है। उसने कहा कि याचिकाकर्ता की प्रामाणिकता जांचने की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता पिनाक पानी मोहंती से पूछा कि उन्होंने जनहित के लिए और मानवाधिकारों के लिए क्या काम किया है। मोहंती ने अपनी याचिका में कहा कि वह वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के कटक जिला सचिव हैं। पीठ ने कहा कि आपके पीछे कौन है और आपने जनहित के लिए क्या किया है। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एक हलफनामा दाखिल करने को कहा जिसमें बड़े पैमाने पर समाज के लिए, खासकर मानवाधिकारों के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए अब तक की गतिविधियों का जिक्र है। कोर्ट ने सुनवाई 4 सप्ताह बाद करना तय किया है। चालीस वर्ष पूर्व की थी साथी की हत्या, अब मिला आजीवन का कठोर कारावास। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाला दोषी 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 20 मई 1984 को हिमाचल में पेट में चाकू घोंप कर की थी साथी की हत्या। अब देखिए, हमारी न्याय व्यवस्था पर इसीलिए सवाल उठते रहते हैं। 40 साल बाद फैसला आ रहा है। बड़ी लंबी प्रक्रिया है हमारे यहाँ। द्वितीय विश्व युद्ध की नायक सूबेदार थांसिया का निधन। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले दिवंगत दिग्गज सूबेदार थांसिया के पार्थिव पर श्रद्धांजलि देते सेना प्रमुख, ये आप सभी जानते हैं कि 102 वर्ष के हो गए थे। और आपको मालूम है कि 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। पहला 1914 से 1918 तक चला था। आइसर के वैज्ञानिकों ने खोजा पॉलीथिन का सस्ता बायोडिग्रेडेबल विकल्प। भारतीय विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान संस्थान भोपाल में बनी जैविक रूप से नष्ट होने वाली नैनो कंपोजिट फिल्म और ले सकेगी पॉलीथिन की जगह। ये होगा पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण, पैकिंग करने में सहायक, परावैंगनी किरणों से संरक्षण होगा। ऐसे बनेगी CNC। यह देखिए, धान की पराली से, सब्जियों फलों के छिलके से, कागज के कचरे से। अच्छी बात है। अब आप देखें, ये संपादकीय पार्ट है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है। जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं ना, निबंध लिखते हैं, तो उसके लिए यहाँ से पॉइंट मिलते हैं बहुत सारे। विकसित देशों से सीख ले भारत। तो आप देखेंगे कि अपने उत्कर्ष के दिनों में भारत एक अद्यतन प्रधान और कारोबारी देश रहा है। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में आए यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकेटर ने अपनी, आप देखते हैं कि सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख किया है। इनमें अधिकांश लोग बुद्धिजीवी, किसान, कारोबारी, शिल्पकार, सैनिक वर्गों के थे। बहुत कम लोग सेवक थे और नौकरी करते थे। नौकरी को निर्भरता और पराधीनता वाला काम होने की वजह से हे समझा जाता था। आर्थिक इतिहासकार एंगस मेडिसन ने भी विश्व अर्थव्यवस्था के इतिहास में इसकी पुष्टि की है। और परंतु सदियों की गुलामी के बाद आजाद हुए भारत में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज लोगों को वेतन की सुरक्षा वाली नौकरी की पराधीनता आर्थिक असुरक्षा वाले का कारोबार उद्यम से बेहतर लगने लगी है। और विशेष रूप से आप देखिए, सरकारी नौकरी जिसे काम की सुरक्षा और पेंशन की वजह से सर्वोपरि माना जाता है और कारोबारी उद्यम को आर्थिक असुरक्षा के साथ साथ मुनाफाखोरी के काम के रूप में भी देखा जाता है। इसकी बड़ी वजह हमारी उपनिवेशकालीन शिक्षा प्रणाली है, जो उद्यम, सृजनशीलता और गवेषणा का कौशल एवं अनुभव देने की जगह रखने वाली पढ़ाई पर केंद्रित है। और इससे शिक्षित स्नातक उद्यम, श्रम और गवेषणा से विमुख होकर दफ्तरी या फिर मशीनी काम करने योग्य बनते हैं। उनकी उपादेयता खत्म होती जा रही है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के विकास के कारण मशीनें कई कामों को अधिक कुशलता और गति से कर सकती। इसलिए गांधी जी ने अपनी नई तालीम में शिक्षा को श्रम से जोड़ने की बात की थी। और शिक्षा शास्त्री अनिल सदगोपाल की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि शिक्षा को काम के साथ जोड़ना बच्चों को समाज से जोड़ने जैसा है। इसमें उनमें श्रम के प्रति श्रद्धा पैदा होती है
और अनुभूतिजन्य ज्ञान भी मिलता है। श्रम और बौद्धिकता के इस संतुलन को प्रायोगिक रूप से रूप देने के लिए रांची के पास नेतरहाट में एक प्रायोगिक विद्यालय खोला भी गया है, लेकिन उसकी आप देखिए सफलता के बावजूद उसे देश भर में नहीं फैलाया गया। नतीजा सबके सामने है और इस पर बहस हो सकती है कि देश में 21 से 30 के बीच किस आयु वर्ग के शिक्षितों में बेरोजगारी की दर सबसे ऊंची रहती है। किंतु वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए सिपाहियों की लगभग 60,000 नौकरियां के लिए 50 लाख से भी अधिक स्नातक ने आवेदन किए और परीक्षा में जाने के लिए रेलगाड़ियों में जगह तक नहीं मिली। और आप देखते हैं कि यह भी किसी ने से छिपा नहीं है कि मुट्ठी भर नागरिक सेवाओं के लिए कैसे लाखों स्नातक कोटा और पुणे जैसे शहरों के कोचिंग संस्थानों में जाकर कई साल तक तैयारी करते हैं। यहाँ सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में हर साल औसतन 15 लाख इंजीनियरों समेत करीब 1 करोड़ लाख छात्र स्नातक बनते हैं। योग्यता सर्वेक्षणों के अनुसार इनमें से केवल 25% एमबीए स्नातक, 20% इंजीनियर और मात्र 10% सामान्य स्नातक ही काम के योग्य होते हैं। बाकी को या तो नए सिरे से प्रशिक्षित करना पड़ता है या ऐसा काम कर देना पड़ता है जिसके लिए वे मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। और आप देखते हैं कि काम धंधों को लेकर सामाजिक सोच इतना नकारात्मक है कि यदि कोई नेता रोजगार के लिए उनकी मिसाल भी दे तो हंसी का पात्र बना दिया जाता है। कारोबारी उद्यम और काम धंधों के लिए बाजार में आप देखिए प्रतिस्पर्धा भी कड़ी होती जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान दूसरे काम धंधों की तलाश में है और दस्तकारी और कारीगरी जैसे काम धंधों की पुश्तैनी परंपरा या तो आप देखते हैं कि टूट चुकी है या फिर मशीनों के माल के सामने टिक नहीं पाती है। और इन सभी को रोजगार के लिए प्रशिक्षण, पूंजी और बाजार की जरूरत है। और बेरोजगारी का मुद्दा हर चुनाव में चर्चा पाता है। और इस बार आप देखिए कांग्रेस ने आप देखेंगे कि 30 लाख सरकारी नौकरियां, हर स्नातक और डिप्लोमा धारक को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का भत्ता और आप देखेंगे कि प्रशिक्षण और युवाओं को जिला स्तर पर स्टार्टअप फंड देने की घोषणा को युवा न्याय गारंटी का नाम दिया। और भाजपा समेत अन्य दल भी आने वाले दिनों में ऐसी घोषणाएं करेंगे, लेकिन शिक्षा प्रणाली को कारोबारी, उद्यम और अनुसंधान मुखी बना समस्या के समाधान की बात शायद ही कोई करे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत में रोजगार का मतलब नौकरी ही माना जाता है। जब भी कोई दल रोजगार की बात करता है तो सरकारी नौकरी बढ़ाने या बढ़ने की बात ही करता है। और आप देखते हैं कि बड़ा और उद्योग धंधे, कारोबार, काम धंधे बढ़ाकर रोजगार सृजन की बात कम होती है। यूरोप, अमेरिका और जापान में ऐसा नहीं होता है। वहां पार्टियां सरकारी नौकरियां बढ़ाने की जगह उन्हें घटाकर खर्च बढ़ाने और बच्चे पैसे से उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करने की बात करती हैं। सरकारी नौकरियों को रोजगार नहीं बल्कि रोजगार टैक्स के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उनका वेतन टैक्स के पैसे से दिया जाता है। और नौकरियों से आज तक आप देखिए कोई देश उन्नत नहीं हुआ, उन्नति उद्योग धंधों से ही होती है। इसलिए विकसित देशों में पार्टियां सरकारी खर्च घटाने और उद्योग कारोबार को फैलाकर आमदनी बढ़ाने की बात करती हैं। और असली रोजगार आप देखिए सृजन उद्योग और कारोबार ही कर सकते हैं। बेरोजगार भी आप देखिए देते हैं और टैक्स भी। कांग्रेस की 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा को ही लें। इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 33 लाख है और जिनके वेतन पर 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। यदि उनमें आप देखते हैं इनमें 30 लाख और जोड़ दिए जाए तो वेतन पर होने वाला खर्च 3 करोड़ और बढ़ जाएगा। इसी पैसे को यदि उद्योग धंधों को बढ़ावा देने पर खर्च किया जाए तो रोजगार भी बढ़ सकेंगे और टैक्स भी की आमद होगी। लोगों को बिना काम किए भत्ते और मुफ्त की बिजली देना, सरकारी नौकरियां भरते जाना सामाजिक न्याय नहीं है, बल्कि उनके नाम पर किया जाने वाला अनुत्पादक खर्च है। सरकार का दायित्व करदाता की पाई को उत्पादक कामों में लगाना है और जिससे अर्थव्यवस्था का विकास हो, और वोटों के लिए अनुत्पादक फिजूल खर्ची करना नहीं है। मतदाताओं को आप देखिए ये बात समझनी और स्वावलंबी बनकर आर्थिक रूप से जिम्मेदार प्रतिनिधियों के चुनाव को प्राथमिकता देनी होगी। तो लेखक हैं बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं, इनका नाम है शिवकांत शर्मा। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। सच के साथ खड़ा होता मुस्लिम समाज। ये आप देखेंगे केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही उस पर अमल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि कुछ नेता इसका विरोध करने में लगे हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की नेता प्रमुख ममता बनर्जी ने बीते रविवार को एक रैली में फिर से यही दोहराया कि यह कानून देश के वैध नागरिकों को विदेशी बनाने की साजिश है और मुसलमानों को बरगलाने के लिए इसी तरह की आधारहीन बातें तब की गई थी जब यह कानून संसद में से पारित हुआ था। कुछ राज्य सरकारें
ने तो इस कानून के खिलाफ अपनी विधानसभा में प्रस्ताव तक पारित किए हैं। तब भी जब आप देखिए, जबकि नागरिकता के विषय पर राज्यों से कोई लेना देना तक नहीं है, उस समय एक ऐसा माहौल बनाया गया कि तमाम लोगों और संगठनों ने सड़कों पर उतरकर इस कानून का उग्र विरोध प्रदर्शन किया और इनमें आप देखिए मुसलमानों की अच्छी खासी भागीदारी थी। इस बार वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका यही मतलब है कि पहले मुसलमान समाज का एक तरफा दुष्प्रचार के चलते गुमराह हो गया था और यह महत्वपूर्ण है कि इस बार मुस्लिम समाज में नागरिकता कानून का कोई खास विरोध देखने को नहीं मिला है। और इसका कारण ये है कि मुसलमान समाज को यह समझ में आ गया है कि कैसे कुछ दल और नेता उसे मात्र एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं और उसे वर्गलाते हैं। सीए का संबंध केवल केंद्र सरकार से है, लेकिन आप देखिए अनेक राज्य सरकारों ने कहा कि वे इस कानून को अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे। ऐसे बयानों का मकसद आप देखिए केवल मुस्लिम समाज को यह दिखाना है कि वे तो उनके साथ हैं, लेकिन आप देखिए केंद्र सरकार उनके खिलाफ है। सीए पर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे नेता यह जानते हैं कि वे केवल लफाजी कर रहे हैं और वे यह भी जानते हैं कि इस कानून का संबंध भारत के मुसलमानों तो क्या देश के किसी भी नागरिक से नहीं है। आज़ादी के बाद से भारतीय मुस्लिम समाज को कई बार इसी तरह झूठ का सहारा लेकर डराया गया और उन्हें सड़कों पर उतारा गया, फिर चाहे वह आप देखते हैं साहिबानों का मामला हो या फिर सीए का मसला हो। इससे मुस्लिम समाज को कोई लाभ नहीं मिला है। लाभ मिला तो चंद मजहबी और मुस्लिम वोट बैंक के राजनीति करने वाले नेताओं को। ये नेता हैं जिन्हें मुस्लिम समाज के हितों से कोई लगाव नहीं है। यह शुभ संकेत है कि आज का युवा मुस्लिम पीढ़ी यह समझने लगी है कि मुस्लिम समाज को वर्गलाने वाले मजहबी और सियासी नेता उनकी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं और वे उनके सच्चे हितैषी नहीं है। आज जब संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है, तब भारत की मुस्लिम आबादी जो सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है और यहाँ तक कि उनकी संख्या यहाँ कई इस्लामी देशों से भी अधिक है, को हर मुद्दे पर आप देखिए सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। अज्ञानता किसी भी समाज की सबसे बड़ी शत्रुता होती है। इसी अज्ञानता का लाभ उठाकर कुछ नेता मुस्लिम समाज को गुमराह करते हैं और ऐसे लोग सफल ना हो पाए, यह मुस्लिम समाज को सुनिश्चित करना है। मुस्लिम समाज को इससे अवगत होना चाहिए कि नागरिकता कानून में 2019 में जो संशोधन किए गए उसके तहत केवल 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए भारत हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती। इस कानून के मुताबिक आप देखते हैं कि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ चुके उक्त तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जा सकेगी। नागरिकता संशोधन कानून 2019 से पहले किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब यह समय अवधि 11 से घटाकर 5 साल कर दी गई है। और मुस्लिम समाज को यह भी समझना होगा कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने का कानून है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने का। इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए में पड़ोसी देश के मुसलमानों को शामिल न करने की वजह बताई। यह भी स्पष्ट किया कि इन देशों के मुस्लिम भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। मुस्लिम समाज इससे अनजान नहीं हो सकता है। जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक देश हैं, तो फिर वहां मुसलमान धार्मिक अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? यह कैसे संभव है? वास्तविकता यही है कि इन दिनों पड़ोसी देशों में आप देखिए उत्पीड़न के शिकार लोगों के पास भारत आने के अलावा यदि कोई विकल्प है तो यही कि वे या तो मारे जाएं या फिर अपना धर्म पंथ त्याग दें। इसी कारण यहाँ जहाँ अफगानिस्तान में गैर मुस्लिम गिनती के बच्चे हैं, वहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान में उनकी आबादी उत्पीड़न के कारण तेजी से कम होती जा रही है। और विश्व की अनेक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों में यह बात सामने आ चुकी है कि इन देशों में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है और उनका सम्मान के साथ जीना मुश्किल है। इन देशों के अल्पसंख्यक आसानी से ना तो अमेरिका जा सकते हैं और ना ही यूरोप, ना ही किसी अन्य देश के। उनके पास सबसे आसान विकल्प भारत आना है। वे भारत की ओर उम्मीद से देखें तो किसकी ओर देखें? और सीए अपनी तरह का दूसरा दुनिया का पहला कानून नहीं है। पश्चिम के देशों और यहाँ तक कि अमेरिका ने भी मजहब और संस्कृति के आधार पर नागरिकता देने के कानून बना रखे हैं। सीए का विरोध न सिर्फ अनैतिक और बल्कि भारतीय सोच के विरोध भी है। लेखक इस्लामी मामलों के जानकार हैं रामेश सिद्दीकी के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। देखिए सीए 2019 जो आया हुआ है इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप देखिए कहते हैं एनआरसी अगर लागू हो गया तो एनआरसी में आप देखिए एक रजिस्टर है और इसमें आप देखते हैं कि जो कहते हैं बाहरी लोग, जैसे आप देखते हैं कहते हैं कि असम में 19 लाख के करीब लोग रह रहे हैं बाहरी, तो आप देखते हैं कि जो हिंदू होंगे, बौद्ध होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, पारसी होंगे, उन्हें तो सीए 2019 के तहत नागरिकता मिल जाएगी जी। लेकिन जो मुस्लिम होंगे उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, वो बाहरी कहलाने लगेंगे, तो उसको लेकर चिंता जताई जाती है। और आप देखिए जो बाहरी लोग आ चुके हैं वो वोट बैंक बन चुके हैं इन पार्टियों के, तो ये पार्टियां इनका इसलिए सपोर्ट करती हैं। ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ऊर्जा काम बंधन
कर्म बंधन, प्राय लोगों से सुनने में आता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस पर यही प्रश्न उठता है कि किस इस तरह तो सभी प्रकार के शुभ या अशुभ कर्म ईश्वर के अधीन है। हम तो कठपुतलियों की भांति मात्र अभिनय कर देते हैं, फिर फल हमारे हिस्से कैसे आता है? वस्तुतः समस्त कर्म प्रकृति के अधीन होकर किए जाते हैं। प्रकृति से तात्पर्य स्वभाव, जिसे जीव ने स्वयं रचा है। ईश्वर न तो किसी से शुभ कर्म करवाकर उससे उन्नति देते हैं, ना ही कोई अशुभ कर्म करवाकर उसे अवनति देते हैं। और आप देखिए वह पूर्णता निष्फल है। तो अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा, ये डेली आप देखेंगे। जेल में केजरीवाल देख रहे हैं। सतर्कता आवश्यकता है। झारखंड में साइबर ठगों का मनोबल कुछ इस तरह हद तक बढ़ गया है कि अब वे शासन प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों तक को फंसाने में भी बाज नहीं आ रहे हैं फंसाने में। और रांची और लातेहार के उपायुक्त का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाए जाने उनके दुस्साहस को दर्शाता है। ये अपराधी न सिर्फ तकनीकी तौर पर काफी समृद्ध हैं, बल्कि भावनात्मक तौर पर भी लोगों को फंसाने में माहिर हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं से पूरी तरह से अपडेट ये ठग लोगों को ठगने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। जो इन ठगों के चाल को समझने में सफल नहीं हुए हैं, उनके बैंक खाते देखते ही ठग खाली कर देते हैं। ठगी के कुछ ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें बच्चों की आवाज का क्लोन तैयार कर अपराधी को उनके अभिभावक से पैसे की मांग करते हैं। झारखंड में ऐसे मामले की संख्या 1 दर्जन के करीब हो चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि शासन प्रशासन की नजर में ऐसे मामले नहीं आ रहे हैं। और आप देखिए, इससे निपटने के लिए प्रशासन बड़े पैमाने पर साइबर सतर्कता से संबंधित कार्यक्रम भी चला रहा है। इसके बावजूद आए दिन साइबर अपराध के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। आवश्यकता है कि पुलिस प्रशासन और सरकार ऐसे मामलों को और भी गंभीरता से ले और इससे संबंधित जागरूकता कार्यक्रम ग्राम स्तर तक चलाए। बेहतर तो यह होगा कि इस कार्य में पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों को, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं आदि की भी सहभागिता सुनिश्चित हो। साइबर ठगों पर नकेल समेत प्रयास से संभव है ही। अब आप देखिए ऑटिज्म पीड़ित बच्चों पर का समझें दर्द। तो आप देखेंगे कि हर साल 2 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑटिज्म को मानसिक रूप, स्वाधीनता और स्वपरायणता के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत की थी। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसका उद्देश्य समूचे विश्व में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता पैदा करना और इससे पीड़ित बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कदम उठाना है। प्रत्येक वर्ष इस खास दिन को एक विशिष्ट विषय सुनकर मनाया जाता है। वर्ष 2024 में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का विषय क्या है? कलर यानी कि रंग। तो देखिए, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि इस तरह का कोई दिवस मनाया जाता है तो कब से शुरुआत हुई है, क्यों मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, ये सब याद रखा करिएगा। और बच्चों को चमकीले रंग आकर्षित करते हैं, इसलिए लाल, पीला, नीला, हरा का उपयोग करके उन्हें अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। रंग के माध्यम से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। नीला रंग ऑटिज्म का प्रतीक माना जाता है। ऑटिज्म में बच्चों को होने वाली एक मानसिक बीमारी है जिसमें बच्चे अपनेपन को सामाजिक रूप से अलग थलग कर लेते हैं। वे किसी से घुलते मिलते भी नहीं है और दूसरों से बात करने से भी कतराते हैं। यह बीमारी बच्चे के मानसिक विकास को रोक देती है, लेकिन कुछ मामलों में ये अद्भुत प्रतिभा वाले भी होते हैं। एक शोध के मुताबिक लगभग आप देखिए 10% ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे किसी खास प्रतिभा में काफी अच्छे होते हैं, जैसे गणितीय गणना, संगीत, चित्रकारी आदि। ध्यान दें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका प्रणाली को नुकसान पहुंचने से यह समस्या पैदा होती है। गर्भवती महिला के पेट पर लगी चोट का असर उसके गर्भ में विकसित होते भ्रूण के नर्वस सिस्टम पर पड़ने की आशंका अधिक होती है। इसके आप देखिए अलावा गर्भावस्था में आप देखिए पौष्टिक भोजन नहीं लेने या नशा करने से भी बच्चों के नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित हो सकता है। आनुवांशिक और पर्यावरण संबंधी कई कारण भी इस बीमारी के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में आप देखिए 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसके शुरुआती लक्षण 12 से 13 माह के बच्चों में नजर आने लगते हैं। इसके लक्षणों में शब्दों को बार बार बोलना, बात करने से घबराना और अकेले रहना पसंद करना इत्यादि शामिल है। अभिभावक इस बीमारी के लक्षणों को पहचान कर खुद से भी बच्चे को इस समस्या से उबरने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, लोगों में से घुलना मिलना सिखाएं और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों को उनके साथ बहुत ही सकारात्मक व्यवहार अपनाना चाहिए। साथ ही असामान्य स्थिति में डॉक्टरों से परामर्श लेना चाहिए। बच्चों को समझा करिएगा, मैं तो इतना ही कहता हूँ। ये भी आप देखते हैं कि टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं। इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, जो वहां डाल देता हूँ, तो जाकर आप लोग डाउनलोड
कर लिया करिएगा। सामान्य जन की पहुंच में हवाई यात्रा। ये आप देखेंगे कि हवाई यात्राएं हमारे सफर को ही आसान नहीं बनाती बल्कि ये जीवन को गुणवत्ता भी देती हैं। विमानन सेवाएं अब सिर्फ उच्च वर्ग तक सीमित नहीं है, सामान्य जन भी हवाई सेवाओं से अपनी मंजिल तय कर रहे हैं और इससे रोजगार से लेकर आप देखिए आपदा प्रबंधन के परिदृश्य को बदला है। विमानन क्षेत्र को विकास प्रत्यक्ष रूप से देश के अर्थतंत्र की गति को रेखांकित करता है। हवाई अड्डे, जहाज यात्री और गंतव्य स्थानों का विकास नागरिक उड्डयन सेवाओं के 4 प्रमुख आधार हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा बड़ा नागर विमानन बाजार है और फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस समय आप देखिए 148 हवाई अड्डे हैं। 2014 में यह संख्या सिर्फ 74 थी। इनमें से 14 हवाई अड्डे सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपी से संचालित हैं। नागर विमानन महानिदेशालय के अनुसार 2023 में घरेलू हवाई यात्रा परिवहन 8.3% की दर से आगे बढ़ा है। इस दौरान 15.20 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की है और आप देखते हैं कि उड़ान जैसी योजना ने हवाई सफर में ग्रामीण और कस्बाई लोगों की मौजूदगी बढ़ाई है। इस योजना में से आप देखिए 517 मार्गों पर 1 करोड़ 31 लाख से अधिक यात्री सालाना गंतव्य तक पहुंचे हैं। बढ़ेगी हवाई सेवाओं की मांग। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने के साथ घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की मांग बढ़ना तय है और देश में शहरीकरण का मौजूदा अनुपात 36% है। यह अगले 20 साल में आप देखिए 51% के स्तर पर पहुंच जाएगा। 2047 तक जब देश अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा उस समय हमारी अर्थव्यवस्था 30 करोड़ डॉलर की हो जाएगी और 30 लाख करोड़ डॉलर की। और एक अनुमान के मुताबिक अगले 2 दशक तक देश में सालाना हवाई सफर करने वालों का आंकड़ा 1.3 अरब के स्तर को पार कर जाएगा। इसके लिए हमें अगले कुछ सालों में 400 एयरपोर्ट स्थापित करने होंगे। 2016 में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने के साथ इस क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव, एक तरह से आप देखते हैं कि बदलाव की शुरुआत हुई थी। और जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता, तो देश में इस समय आप देखते हैं कि लगभग 700 जहाज हैं। 5 साल में इनकी संख्या लगभग 1200 तक पहुंचने का अनुमान है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड जैसी सार्वजनिक एवं निजी कंपनियां एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में अपना क्षमता का आप देखिए लोहा मनवा रही हैं। अब ये उपक्रम यात्री जहाज निर्माण को बढ़ावा देने में जुटे हैं। तकनीक और एरोस्पेस से जुड़े कच्चे माल की उपलब्धता के लिए द्विपक्षीय करार महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि भारत में ही दिग्गज विमान कंपनियां संपूर्ण असेंबलिंग यूनिट स्थापित करें। इससे विमान को बनाने में लगने वाले कलपुर्जे से लेकर अब देखिए वस्तुओं की आपूर्ति घरेलू बाजार से ही हो सकेगी। एयरबस और बोइंग को भारत ने यह प्रस्ताव दिया है और इसी साल की शुरुआत में बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की गई है। सैन्य विमान निर्माण की दिशा में आप देखिए भारत ने गत कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। वडोदरा में देश की पहली 295 परिवहन विमान निर्माण किया जा रहा है। यह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की संयुक्त उपक्रम से संभव होगा। और विमान के क्षेत्र में आप देखते हैं कि विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 100 से अधिक MSME को प्रोत्साहन किया जा रहा है और हवाई जहाज का रखरखाव मरम्मत का एक बड़ा उद्योग बनकर उभरा है। राष्ट्रीय नागरिक विमान नीति 2016 में मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरऑल सुविधाओं को बढ़ावा देकर दिया गया। MRO सेवा बेहतर होने से बड़ी संख्या में रोजगार भी सृजित होंगे। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे चरण में MRO हब के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है। हवाई जहाज की लीज की सुविधा, तो देश के अधिकांश हवाई जहाज पट्टे यानी लीज पर लिए जाते हैं। भारत में हवाई जहाज की लीजिंग से जुड़ी इंडस्ट्री न होने से भारत विमानन कंपनी को आप देखते हैं कि आयरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों की ओर रुख करना पड़ता है। ऐसे में विमान की लीज से जुड़े कारोबार को विकसित करने के लिए इस क्षेत्र के नियमों को सरल बनाने की आवश्यकता है। विमानन कंपनियों को बेहतर कारोबारी माहौल देना होगा। पिछले कुछ सालों में चीन ने एयरक्राफ्ट लीजिंग इंडस्ट्री विकसित कर विदेश पर अपनी निर्भरता कम की है। भारत हवाई जहाजों को पट्टे पर देने और लेने से जुड़े कारोबार का एक बड़ा केंद्र बनने की तैयारी में है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में हवाई जहाजों की लीज से जुड़ी कारोबारी गतिविधियों की सुविधा दी गई है। और सामान्य हवाई जहाज के पट्टे 2 तरह के होते हैं, ड्राई लीजिंग और वेट लीजिंग। ड्राई लीजिंग में हवाई जहाज कंपनी पट्टेदार को बिना चालक विमान मुहैया कराती है। वेट लीज में जहाज के साथ उसके परिचालन और रखरखाव की शर्तें भी शामिल होगी। नई गंतव्य स्थलों का विकास, तो कुछ समय पहले आप देखिए विदेशी पर्यटकों की एक बड़ी संख्या पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज दिल्ली, जयपुर, आगरा घूमकर अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे। पिछले कुछ सालों में देश में नए पर्यटन केंद्रों के विकास से नागरिक उड्डयन सेवाओं का भी विस्तार हुआ है। आध्यात्मिक
पर्यटन स्थल के रूप में अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में के विकास ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में गोवा को भी पीछे छोड़ दिया है। 2023 में जनवरी से सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश में 32 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं। इन 9 महीने में आप देखिए काशी पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या 8.42 करोड़ है। इनमें बड़ी संख्या विदेशी पर्यटक भी हैं। जम्मू और कश्मीर ने प्रकृति प्रेमियों की बड़ी संख्या को आकर्षित किया है। और भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हमें नागरिक उड्डयन सेवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए गंतव्य स्थल की पहचान कर उन्हें पर्यटन केंद्र के रूप में सुविधा संपन्न बनाना होगा। गंतव्य स्थलों के विकास के साथ वीजा ऑन अराइवल जैसी सुविधाएं देश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। हरित क्षेत्र परियोजनाएं, तो आप देखेंगे कि विशाल आधारभूत संरचना होने से हवाई अड्डे स्थानीय पर्यावरण को काफी प्रभावित करेंगे। विमानन गतिविधियों का महानगरों में केंद्रीकरण और उससे पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने 2008 में हवाई अड्डों को हरित परियोजनाओं से जोड़ने की नीति लागू की। इसके अंतर्गत आप देखिए 21 हवाई अड्डों में हरित क्षेत्र विकसित किए जाते हैं और इन पर आप देखेंगे कि इन पर 98,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मोपा, गोवा, सिडनी, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, कुशीनगर समेत 11 हवाई अड्डे हरित क्षेत्र के लक्ष्यों को पूरा कर परिचालन स्तर पर आ चुके हैं। और हर क्षेत्र युक्त हवाई अड्डों में सौर ऊर्जा संयंत्र, पर्यावरण अनुकूल भवन, रनवे पर एलईडी लाइट्स, वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रण सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाता है। तकनीक और आपदायिक कौशल का जो प्रभावी उपयोग है, कई डिजिटल अनुप्रयोग अपनाने के बाद भी भारतीय हवाई अड्डों पर जांच पड़ताल के दौरान काफी समय लगता है। यहाँ कर्मचारियों के कौशल विकास के साथ आधुनिक तकनीक के और प्रभावी उपयोग की दरकार है। हवाई अड्डों में बोर्डिंग गेट तक पहुंचने में लगने वाला समय और दूरी अव्यवहारिक होती है और देश में इस समय कई हवाई अड्डे निर्माणाधीन हैं। उनमें डिजाइन के स्तर पर आप देखिए इन समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति को विमान की प्रस्थान, आगम और टर्मिनल संख्या, सुरक्षा जांच प्रक्रिया, सामान रखने से जुड़े नियम आदि की जानकारी और सरल शब्दों में देने की आवश्यकता है। हवाई यात्रा को टिकाऊ बनाकर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय, पर्यटन उद्योग को गति दे सकते हैं। आधुनिक तकनीक से सुगम होता हवाई यातायात, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विगत कुछ वर्षों में हवाई मार्गों का नेविगेशन, रडार एवं अन्य तकनीकों के विकास पर काफी निवेश किया है। देश में अधिकांश एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस ब्रॉडकास्ट से लैस है। इससे आप देखिए जहाज की तत्कालिक स्थिति, आवृत्ति और वेग का पता चलता है। हवाई यातायात नियंत्रण तंत्र, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बेहतर होने से ईंधन और समय की बचत होती है। किसी भी जहाज के परिचालन की लागत आप देखिए 40% हिस्सा एयर टरबाइन फ्यूल का होता है। भारत विश्व के उन चुनिंदा 7 देशों में शामिल है जिनके पास आप देखिए सेंट्रल एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है और यह विमान के संचालन से संबंधित विभागों के साथ समन्वय करता है। मौसम, हवाई मार्ग सहित हवाई अड्डे पर लैंडिंग की जगह समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां देने के साथ यह निर्णय क्षमता को प्रभावी बनाता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समेत 36 हवाई अड्डों पर तैनात फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम से यह संबद्ध है कि इसमें एक बड़ी स्क्रीन पर ATFM के जरिए पूरे देश की विमानन अवसंरचना का रियल टाइम डाटा हासिल किया जा सकता है। इसे सीधे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से समृद्ध किया जाता है। इसके अलावा हवाई यातायात को व्यवस्थित करने वाली कई आधुनिक तकनीक भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ महीने पहले आप देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम विकसित किया गया है। इसे भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर स्थापित किया जा चुका है। अब इसे सभी बड़े हवाई अड्डों पर स्थापित किया जा रहा है। यह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को टकराव की आशंका परिस्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन पेश करता है। तो अच्छा कॉलम लिखा गया है, देख लिया करिएगा इस तरह। इन्हीं आंकड़ों का उपयोग आप लोग आंसर राइटिंग में, निबंध में कर सकते हैं और उपयोगी होते हैं। श्याम प्रेम की पराकाष्ठा, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। लोकतंत्र की गरिमा का प्रश्न, राजनीति में अपराध की घुसपैठ लोकतंत्र पर एक धब्बा। यह धब्बा सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वह देश की जनता को है। आपको बताया ना कि हमारे देश में आपराधिक तंत्र जानता देखने को, और एक परंपरा बन चुकी है हमारे यहाँ कि जो जितना बड़ा अपराधी होगा उसके चुनाव जीतने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। लोकतंत्र का जनता का शासन, किंतु यह शासन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, अपितु जनता द्वारा एक विशेष प्रक्रिया के तहत चुने गए चेहरों उनसे बनने वाली सरकार को की यह कमान संभालती है।
किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए उसका अपराध के कलंक से दूर रहना नितांत आवश्यक है। हाल में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की है और यह कहती है कि निर्वर्तमान 514 लोकसभा सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए चुनावी हलफनामे में 225 सदस्यों द्वारा अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की गई है और एक कुल सदस्यों संख्या का लगभग 44% है। इनमें से 5% ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक है और 29% ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें आप देखते हैं कि मामले हत्या के प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने की जैसे गंभीर कृत्यों के खिलाफ आप देखिए दर्ज किए गए हैं। कितनी चिंताजनक रिपोर्ट है यह। और हमारे देश के कर्णधारों में से आप देखिए 50% ऐसे हैं जिनकी छवि में कहीं ना कहीं दाग लगा हुआ है। क्या यह स्थिति देश के विकास एवं प्रगति में सहायक होगी? क्या अपराध के छींटे को आगे बढ़ाकर हम भारत की छवि को विश्व पटल पर बेदाग रूप से में स्थापित कर पाएंगे? ये सवाल देश के हर नागरिक को खुद से करने चाहिए, क्योंकि ऐसे चेहरों को ऊपर उठाने के लिए देश की जनता भी बड़ी हद तक जिम्मेदार है। राज्यों के मामले में रिपोर्ट यह कहती है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश के 50% से अधिक सांसद आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। निसंदेह यह एक बेहद गंभीर स्थिति है, किंतु ऐसी स्थिति आखिरकार कैसे उत्पन्न हुई है, यह एक कड़वा सच है। इन स्थितियों को जन्म देने वाले स्वयं हम और हमारे तंत्र हैं। प्रश्न उठता है कि अपराध में संलिप्त लोगों को लोकतंत्र की कमान कैसे मिल जाती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने एजेंडे में इस संकल्प को क्यों नहीं शामिल करती है कि वह जुर्म की दुनिया से जुड़े किसी भी शख्स को पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए एक टिकट नहीं प्रदान करेगी, क्योंकि सर्वोच्च स्तर के ऐसे नियम नहीं बनते कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध से किसी भी तरह का ताल्लुक रखता है किसी भी चुनाव में प्रत्याशी बनने का अधिकारी नहीं होगा। अंततः देश की जनता भी अपराध के प्रतीक ऐसे चेहरों को अपने प्रतिनिधि के रूप में क्यों चुन लेती है? 5 वर्षों के बाद लोकतंत्र का महापर्व इसलिए आता है कि इसके बहाने जन सामान्य की समस्याओं, जरूरतों, सुझाव और विचारों पर एक उद्देश्यपूर्ण चर्चा हो सके, जनता को विकास के अधिकाधिक विकल्प और अवसर मिल सके और उनकी समस्याओं को समाधान के उच्चतर स्तर तक पहुंचाने के लिए उन्हीं के बीच में आप देखते हैं कि एक योग्य प्रतिनिधि का चयन किया जा सके। और यही लोकतंत्र का मूल विचार है। जनप्रतिनिधियों के चयन की कसौटी शायद आज बदल चुकी है। यह वजह आप देखिए आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए व्यक्ति भी लोकतंत्र का मसीहा बनने का सौभाग्य बड़ी आसानी से प्राप्त कर ले रहे हैं और जनता भी अपनी मताधिकार का प्रयोग करते समय उन लक्ष्यों और एजेंडे को ध्यान में नहीं रखती है जो कि समग्र विकास एवं उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लिहाजा जुर्म से जुड़े हुए लोग बड़ी आसानी से आप देखिए लोकतंत्र के महल की राह खोज लेती है, जहां लोकसभा एवं विधानसभा में एक प्रत्याशी के लिए खर्च की अधिकतम सीमा क्रमशः 95 लाख और 40 लाख रुपए निश्चित है। वहीं दूसरी ओर तरफ वास्तविकता तो कुछ और ही रहती है। प्रत्याशी द्वारा चुनाव जीतने के लिए बेहताशा पैसा खर्च किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी है जिनको धन के माध्यम से खरीदने का प्रयास किया जाता है और वे भी लालच अथवा अपनी मजबूरी के वशीभूत होकर अपना मत बेचने और सहमत हो जाते हैं। राजनीति में अपराध की घुसपैठ लोकतंत्र पर एक धब्बा है और धब्बा सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वह देश की जनता। इस परिदृश्य को हालत में बदलने की जरूरत है। हाल में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तमाम राजनीतिक दल उससे हमदर्दी जताने वाले बयान देते हुए घटना की जांच की मांग कर रहे हैं। जब तक ऐसे अपराधी राजनीति में किसी न किसी रास्ते में प्रवेश पाते रहेंगे तब तक देश के हालात सुधरने वाला नहीं है। इन चुनौतियों से निपटने का उपाय यही है कि अपराधियों के राजनीति में प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी हो और जनता भी अपने मत का सदुपयोग बेखौफ होकर सोच विचार करके करें। शिशिर शुक्ला के द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल भौतिकी विभाग स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय शाहजहांपुर के से जुड़े हुए हैं। और आप लोगों को मालूम है, देखिए हर पार्टी चोर चोर मोर्चे रिभाई जैसा हाल है। हर पार्टी, कोई भी बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, मायावती की पार्टी या समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी, हर जगह आप लोगों को ऐसे नेता देखने को मिल जाते हैं। शपथ लेने के अगले दिन से ही काम करने के लिए तैयार रहे अफसर, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। हमारे अगले 10 वर्षों तक विकास को प्राथमिकता दे आरबीआई, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। आरबीआई की स्थापना दिवस समारोह पीएम ने लॉन्च किया 90 रुपए का सिक्का। और आप देखिए पीएम ने बैंकिंग सेक्टरों में बीते 10 वर्षों में हुए बदलाव का श्रेय अपनी सरकार की नीति और नीयत को दिया है। भारत को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने और रुपए की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने पर जोर दिया है। और देखिए आप देखते हैं कि 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। 2000 रुपए की 97.69% नोट वापस आए हैं। 19 किलो वाले वाणिज्य गैस सिलेंडर का मूल्य घटा है। सेबी ने लॉन्च किया स्कोर्स
का नया वर्जन। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों की शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए। सेबी के बारे में याद रखिए करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। सेबी यानी कि किसकी बात कर रहा हूं? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी, डेट क्या है? और इसकी 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, सोलर मॉड्यूल आयात पर फिर प्रतिबंध लगाया केंद्र सरकार ने। कंपनियों की हिस्सेदारी बिक्री से 16,507 करोड़ मिले हैं। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा यात्री कार बाजार बन चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय कंपनियों ने 42.3 लाख यात्री वाहन बेचे हैं। एमजी मोटर्स की बिक्री में 23% की गिरावट आई है। अब एक वाहन के लिए सिर्फ एक फास्टैग की बात हो रही। पूरे वित्त वर्ष में 20.14 लाख करोड़ रहा जीएसटी संग्रह। 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा औसत मासिक जीएसटी संग्रह बीते वर्ष में। 2017 में आया था ना जीएसटी, उसी की बात हो रही है। 46.39 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ शीर्ष पर जियो कंपनी। हरित आर्थिकी के लिए हाइब्रिड कारों पर लगे कम टैक्स, गडकरी साहब कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है ना। नई टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं, वित्त मंत्रालय कह रहा है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन आप देखते हैं कि 363 अंक उलझा सेंसेक्स आपका। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखते हैं कि उठापटक चल रही है, संघर्ष चल रहा है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में हाइपरसोनिक जिरकान मिसाइल का प्रयोग किया। यूक्रेन ने कहा कि इस साल कीव पर हमले में नई पीढ़ी इस मिसाइल में की ली गई मदद और हास्यात्मक हवाला सिंड्रोम के पीछे रूस का हाथ होने की क्रेमलिन में ने किया खारिज। ये सब आप देख रहे हैं कि एक बार देखिए, ये आप देखिए यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा पारा भारत देखने को मिल जाएगा आपको। ये बाल्टीमोर में जहाजों के आवागमन के लिए तैयार हो रहा है अस्थायी वैकल्पिक चैनल। ये स्कॉटलैंड में सख्त घृणा अपराध कानून लागू हो चुका है, और स्कॉटलैंड में सोमवार को घृणा अपराध से निपटने के लिए नए सख्त कानून लागू कर दिए गए। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इससे कुछ प्राविधान धार्मिक विचारों, भद्दे मजाक को अपराध घोषित किया गया है। और सरकार ने कहा कि घृणा अपराध और सार्वजनिक व्यवस्था स्कॉटलैंड अधिनियम पीड़ित और समुदायों को सुरक्षा मुहैया कराएगा। यह धमकी देने या अपमानजनक व्यवहार जैसे घृणा अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है। इसमें 7 साल का अधिकतम सजा का प्रावधान देखने को मिलेगा। पवित्र रमजान पर ग्रैंड मस्जिद में हजारों ने की अब नवाजना। ये आप देखिए सऊदी अरब में। शून्य भुखमरी पर आज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन सतत विकास लक्ष्य 2 के तहत शून्य भुखमरी को प्राप्त करने की दिशा में भारत की योगदान की जानकारी देने के लिए न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में मंगलवार को एक कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सबसे पहले राजदूत रुचिरा कंबोज की अपनी बात रखेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी मुख्य भाषण होगा। इन्फोसिस के मानद चेयरमैन और संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति व अक्षय पात्र फाउंडेशन की चेयरमैन मधुम पंडित दास भी उपस्थित होंगे। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। आईपीएल आपका चल ही रहा है। आईपीएल तो आप लोग देख ही रहे होंगे। मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। या विश्व कप में महिलाओं की 49 ग्राम प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही है। ओलंपिक के लिए तय मानदंड पूरे किए हैं। मेगा नीलामी को लेकर 16 को बैठक होगी। बीसीसीआई ने सभी 10 फ्रेंचाइजी को अहमदाबाद बुलाया। इस वर्ष के अंत में होनी है बड़ी नीलामी। खिलाड़ी को रिटेन करने पर भी होगी चर्चा। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भारत की राह मुश्किल है, आनंद कह रहे हैं। स्थवी अस्थाना बनी राष्ट्रीय इवेंट चैंपियन विजेता। कोजियर को हराकर आडवाणी ने खिताब बरकरार रखा है। विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी की बात हो रही है। ब्राइटन को हराकर लिवरपूल खिताबी दौड़ में आगे निकला। जानिक सिनर ने पहली बार जीता मियामी ओपन की खिताब। जोकोविच बने सबसे उम्रदराज नंबर 1 के खिलाड़ी। 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता है नोवाक जोकोविच।
उन्हीं की बात हो रही है। नागल सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर शीर्ष भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने हाल ही में दिनों में प्रभावशाली प्रदर्शन के बूते पर सोमवार को जारी एटीपी सिंगल्स रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 95वीं रैंकिंग हासिल की है। यहाँ भी आप देखेंगे कि आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिकी टकसाल अधिनियम ने डॉलर को मुद्रा के रूप में स्थापित किया। 1792 में आज ही के दिन अमेरिका ने टकसाल अधिनियम पारित किया था। इसी अधिनियम ने फिलाडेल्फिया में टकसाल की स्थापना की और अमेरिकी डॉलर को मुद्रा के रूप में स्थापित किया। इससे पहले यहाँ किसी वस्तु को खरीदने के लिए भुगतान सोने या चांदी में किया जाता था। 28 साल बाद क्रिकेट विश्व कप जीतकर भारत ने रचा इतिहास। 2011 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में विश्व कप में फाइनल मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर इतिहास रचा था। महेंद्र सिंह धोनी ने 91 रनों की नाबाद पारी अहम योगदान रहा था। इससे पहले 1983 में भारत ने विश्व कप जीता था। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने में टीवी कोनहा का योगदान। टीवी कोनहा का जन्म 1891 में आज ही के दिन गोवा में हुआ था। गोवा को भारत में मिलाने के पक्षधर कोनहा ने वर्ष 1928 में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध गोवा कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। 400 ईयर्स ऑफ फॉरेन रूल और द डेनेशनलाइजेशन ऑफ गोवांस जैसी किताबें लिखकर पुर्तगाली शासन की निंदा की। 1946 में मार्को में प्रसिद्ध सामूहिक सभा का आयोजन कर गोवा मुक्ति आंदोलन को गति दी। इसके लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। 26 सितंबर 1958 में इनकी डेथ हो गई थी। देश भर में सिख सेक्शन से पैसों की संख्या में 4 गुना वृद्धि। छत्तीसगढ़ में 10 गुना और तमिलनाडु में 3 गुना। उच्च जोखिम पेशों की श्रेणी के मुख्य कारक: मां की उम्र 18 वर्ष से कम या 34 वर्ष से अधिक, 2 बच्चों के जन्म के बीच का अंतराल 24 महीने से कम, चौथे या उससे अधिक बच्चों का होना। ये सब 2016 से 21 के बीच अवधि का डाटा किया गया अध्ययन के लिए 2 राज्यों का चयन किया गया, इसमें तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ का। अधिक वजनी वाली महिलाओं और 35 से 49 वर्ष की आयु महिलाओं में सीजेरियन डिलीवरी की संभावना क्रमशः कम वजन वाली महिलाओं और 15 से 24 वर्ष आयु की वाली महिलाओं की तुलना में दोगुनी थी। अधिक वजन वाली महिलाओं का अनुपात 3 से बढ़कर आप देखेंगे कि 18.7% हो गया। 35 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं का अनुपात 11.1% से थोड़ा कम होकर 10.9% हो गया। देखिए, गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं में वाली महिलाओं में सी सेक्शन 2.7% घटा तो संख्या में बढ़ोतरी क्यों? अध्ययन के तथ्यों से स्पष्ट है कि गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं वाले लोगों का अनुपात 42.2 से घटकर 39.5% हो गया। यानी कि उन्नत चिकित्सीय सेवा या गैर नैदानिक कारकों से सी सेक्शन की दर में गिरावट आई है। ऐसे में बड़े सवाल है कि यह देश भर में इसकी संख्या क्यों बढ़ रही है। जब घोड़े से पुलिस ने किया चोर का पीछा, ये वॉशिंगटन की घटना है। रीढ़ की हड्डी में चोट के बाद स्टेम सेल थेरेपी सुरक्षित है। अध्ययन कह रहा है ट्रायल का पहला चरण पूरा शोध में 10 वयस्कों को किया गया ट्रायल। ईस्टर पर अग्नि प्रतियोगिता। नीदरलैंड के हॉल्टरब्रॉक में ईस्टर सप्ताह पर वार्षिक अग्नि प्रतियोगी में के दौरान लगी अग्नि। ईस्टर पर जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के अलाव जलाने की काफी प्राचीन परंपरा है। मान्यता की आत्मा की शुद्धता के लिए ईस्टर की आग जलाई जाती है। इस मौके पर अलग अलग सैकड़ों स्थानों पर आग जलाकर लोग जश्न मनाते हैं। डायबिटीज मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर से बढ़ सकता है स्ट्रोक का जोखिम, अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। आप लोग ईमानदारी से मेहनत किए और 100% अपना दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।